look at you and it's easy to see you are that song. सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक एक करके सारे प्रोसेसेस जिससे आपका वीज़ा और आपका कनाडा जाने का सपना जल्दी पूरा हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट इनटेक और फॉर द अपकमिंग इनटेक्स विच एवर यू आर प्लानिंग। मैं स्टार्ट करूँगी कि मैंने कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट किया, कहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशंस ली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च आपको करनी ही करनी है। मतलब आप काउंसलर्स के पास चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, बट बेसिक अपनी रिसर्च अपने पास रखो और अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाते रहो। बेसिकली काउंसलर से डाउट्स पूछो जो भी तुम्हें रिसर्च में इश्यूज़ आ रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर कैनेडियन जर्नी क्या है? सबसे पहला स्टेप है आपका आइल्स आपको क्लियर करनी है, जिसके लिए कनाडा में अभी वीज़ा प्रोसेस के अकॉर्डिंग 6 बैंड्स हैं जो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए और मैक्सिमम आप कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि अगर आप बहुत ज़्यादा ले आएंगे, जैसे कि मेरे 8 बैंड्स आए थे तो आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी, डिपेंड ऑन अदर यूनिवर्सिटीज़, बट मेरे कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड सो आइल्स बेसिकली सबसे पहले आपको आइल्स देना है अपना। मैक्सिमम 6 to 8 मंथ्स अपने प्रोसीजर के लिए मान के चलिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं प्रेजेंट में, जैसे कि मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, व्हेन आई गेव माय आइल्स एग्जामिनेशन विच वाज इन दिसंबर। आई गेस आई गॉट माई रिज़ल्ट बाय दिसंबर। देन मैंने प्रोसेस अपनी फ़र्स्ट काउंसलिंग दिसंबर में ही ली थी। उस टाइम मेरा कोई फ्रेंड भी जा रहा था कनाडा एंड उसका सब प्रोसेस हो गया था। फिर मैं काउंसलर पे गई, मेरे को आईडीपी ही सजेस्ट सबसे पहले हुआ। मैं अपना ब्रॉड व्यू रख रही थी, मैं सिर्फ कनाडा के लिए नहीं फोकस देख रही थी। मैंने कनाडा के लिए देख रही थी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड में। उसके बाद आईडीपी में होते हैं एजुकेशनल फेयर्स, वो ज़रूर अटेंड करिए। आपको ब्रॉड व्यू मिलेगा, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है उस चीज़ की आपको गाइडेंस मिलेगी वहाँ जाके। फिर सारी रिसर्च करने के बाद मेरा एंड डिसीजन कनाडा पे आया फ्रॉम फेब्रवरी। फिर फेब्रवरी के बाद जो हमारा स्टेप था वो था यूनिवर्सिटी सिलेक्शन एंड आपकी प्लेस सिलेक्शन, आपको कौन सी लोकेशन पे चाहिए। मतलब जैसे बहुत सारे प्रोविंसेस हैं कनाडा में, तो कौन सा प्रोविंस आपको बेस्ट सूट करता है। सो टोरंटो मेरी कभी प्रेफरेंस में नहीं था, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत क्राउड है, जॉब मिलनी मुश्किल है। सो वो मेरा कभी भी फोकस नहीं था टोरंटो। मैं अलग प्रोविंस में जाना चाहती थी जहाँ पे टैक्स रेट्स और कॉस्ट कम पड़े, मुझे लिविंग एक्सपेंस मेरा कम पड़े। सो घूम फिर के मैं एडमिंटन पे आई एंड मेरी काउंसलर विच इज़ शिप्रा गंबर, शी इज़ वेरी नाइस, वेरी पोलाइट एंड शी इज़ अ वेरी गुड काउंसलर। सो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, मेरा फ्रेंड भी उन्हीं के थ्रू गया है एंड मेरे फ्रेंड ने ही मुझे शिप्रा जी से मिलवाया एंड वी रियली शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड। उन्होंने मुझे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया, उन्होंने जस्ट एक कॉल दिया एंड शी सेड कि मैकईवन यूनिवर्सिटी आ रखी है, यू कैन हैव अ चिट चैट विद देम। इट वाज अ ज़ूम मीट एंड मैंने वहीं पे उनसे बातचीत की एंड मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। द इन्फॉर्मेशन वाज वेरी क्लियर। उसके बाद से एप्लीकेशन फ़ीस सबसे पहले आपकी जाती है कॉलेजेस में, जो कि आई गेस $100 to $200 मैक्सिमम होती है। फिर जब आपका कंडीशनल ऑफ़र लेटर विच टेक्स आई गेस 20 to 30 days डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, उसके बाद से आपको थोड़ा टाइम मिलता है अपनी सीट कंफर्म करने के लिए कॉलेज में, एंड उसके चार्जेस $1000 to $2000 और डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी जाते हैं। सो मेरे केस में आई गेस $110 फॉर मैकईवन यूनिवर्सिटी वॉज द एप्लीकेशन फीस एंड फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ सीट्स आई पेड $1000। सो ये सब मेरी फ़ीस में इंक्लूडेड था। I got $4000 of scholarship due to my past percentages in my college and my 10th and 12th। उनका मैकईवन का सारा पोर्टल बहुत अच्छा है, उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग बहुत अच्छी है एंड इन्फॉर्मेशन पे हमें बहुत अच्छे से गाइड कर देते हैं वो लोग कि अगर एक पर्टिकुलर फैकल्टी पे हम लोग, क्योंकि वहाँ है नहीं, अगर एक
हमें फैकल्टी पे आंसर नहीं मिल रहा है तो वो हमें गाइडेंस कर देते हैं कि हाँ आप इस मेल पे आपको अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो मेरे को गाइडेंस में कोई दिक्कत नहीं आई मैकईवन में टिल नाउ। उसके बाद मैकईवन में बेसिकली मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में कनाडा में मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट्स में दिक्कत आती है। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, स्टिल उन्हें ट्रांसक्रिप्ट्स की कॉपी चाहिए होती है, या तो वो ऑनलाइन एक्सेप्ट करते हैं या फिर फिज़िकल कोरियर करवाना पड़ता है, वो सब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। तो मेरे केस में मैंने ऑनलाइन ही करवाई थी अपने कॉलेज से, और मेरे केस में ये भी था कि जून तक मेरे एग्ज़ाम्स थे बिकॉज मैं ग्रेजुएशन तब कर रही थी। तो मेरे एंड तक एग्ज़ाम्स थे और उसके बाद से मेरी प्रोविजनल डिग्री, मेरे ट्रांसक्रिप्ट सब बाद में आया, सब लेट आया, तो मैं जून से पहले तो कुछ कर ही नहीं सकती थी। बट टिल द टाइम मैंने रिसर्च करी एंड मेरा लोन प्रोसेस करवाया, सैंक्शन करवाया, जो कि अप्रैल तक हो गया था। एंड GIC हमने प्रोसेस स्टार्ट करवाया अपना। सारा मेरा प्रोसेस ICICI बैंक से हुआ है, ये IDP से भी लिंक्ड है और आप अपना अलग जाके भी करवा सकते हैं। के बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाए, आपकी यूनिवर्सिटी से आपको LOA विच इज़ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाए, आपकी PAL मिल जाए विच इज़ प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, ये मिल जाए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाए, आपका फ़ीस पेमेंट क्लियर हो जाए, देन जाके आप कहीं अपना वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं IRCC के थ्रू। ये सारी गाइडेंस आपको IDP पे मिल जाती है, वो सारा आपका प्रोसेस बहुत थरली लेके जाते हैं। वेल इट इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, जस्ट मैंने अपना प्रोसेस IDP से करवाया, मैंने बाकी भी AECC से भी कांटेक्ट रखा है, बट मुझे सूट IDP की है बिकॉज मेरा फ्रेंड भी वहीं से गया है एंड उसे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। ये लोग आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मैंने वीज़ा अपना अप्लाई किया है एंड सबको पता है कि सितंबर इज़ अ वेरी हेक्टिक इनटेक बिकॉज इसमें बहुत क्राउड जाता है, बहुत बच्चे जाते हैं। सो मेरे वीज़ा में मैक्सिमम 2 मंथ्स मान के मैं चल रही हूँ, 2 to 3 मंथ्स लगे हैं। 1 month फॉर द वीज़ा अप्रूवल एंड अ मंथ एडेड फॉर माई स्टैम्पिंग। सो अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही अपनी रील पोस्ट की है जिसमें मेरा वीज़ा स्टैम्प होके आया है। मैं अभी कल परसों ही गई हूँ अपना वीज़ा स्टैम्पिंग लेने, विच इज़ फ्रॉम VFS इन CP न्यू दिल्ली। वीज़ा प्रोसेस में भी आप अपनी पेमेंट मैक्सिमम 15 to 20,000 मान के चलिए, जो कि उनका एप्लीकेशन फ़ीस होती है फॉर दी योर वीज़ा प्रोसेस। ये सारा काम आपका मतलब इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते वेट के अलावा। अपना पॉजिटिव थॉट रखिए एंड वेट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आपके मेल पे सारी चीज़ें आती है। वेल मेल पे वो लोग मैसेज नहीं डालते हैं, एक प्रॉपर मैसेज जो आपको साइट पे जाके ही देखना होता है। वो जस्ट आपको ये डाल देते हैं कि IRCC से आपको कोई मैसेज आया और वहाँ जाके आपको देखना पड़ता है। फिर अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपका वीज़ा लग गया है? आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है विच इज़ PPR, उसमें आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करवाने जाना होता है एंड तब आप कह सकते हैं कि दैट येस योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। आपका फाइनल डिसीजन वो लोग सब क्लियर कर देते हैं कि योर एप्लीकेशन वाज अप्रूव्ड। सो यही है। उसके बाद से आपका मेडिकल एग्ज़ाम, आपको मेडिकल आपका करवाना पड़ता है जो कि आपके वीज़ा एप्लीकेशन में लगता है। ये आपका मेडिकल मैंने करवाया था लाजपत नगर से नहीं, मूलचंद के पास से करवाया था। आपने वो कोरियन रेस्टोरेंट देखा होगा, उसी के बगल में है मैक्स लैब करके। आपको अपॉइंटमेंट प्रायर लेनी होती है एंड उसके बाद जाके आपके सारे टेस्ट वहीं पे हो जाएंगे। आपको उसी दिन मिल जाएगा आपका जो भी स्लिप लगेगी एंड वहाँ पे हफ्ता लगता है। IRCC से वो डायरेक्ट ही आपकी फ़ाइल भेजते हैं। सो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। दो आप कंफर्मेशन ले सकते हो मे बी थ्रू कॉन्टैक्ट, बट दैट्स नॉट नेसेसरी बिकॉज आप उसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं डाल सकते हो। बस उसके बाद आप वेट ही कर सकते हो। आपने मेडिकल एग्ज़ाम दे दिया, आपने अपना TRF दे दिया, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके नेसेसरी है फॉर द स्टडी परमिट वो सब लिस्टेड हैं IRCC की साइट पे। सो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। मैं यहाँ पे पोस्ट भी कर दूँगी। So after visa approval we were so happy that the next day only when I got the appointment from VFS। उसके बाद ही मतलब आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है VFS से। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने अपना पासपोर्ट सबमिट करवा दिया। उसके बाद से फिर से आपको वेट करना है
फिर जो भी आपको टाइम लगता है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी VFS से। वेल 199 समथिंग वो कुछ आपके पासपोर्ट रिक्वेस्ट पे आपसे पे करवाते हैं। एंड मेरे केस में मुझे पता नहीं था दैट इट्स ऑप्शनल, सो you can clarify that when you go for your PPR, for your passport submission। उसके बाद से वेट के अलावा और कुछ है नहीं। देन द लास्ट स्टेप इज़ आफ्टर यू हैव रिसीव्ड योर पासपोर्ट इज़ योर forex कार्ड, योर फ्लाइट टिकट्स and some currency that you gotta take over there, the Canadian currency। सो forex बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज कार्ड है, जो कि आप जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट आपकी जो भी है वो कम लगेगी और वो आप अपने इंटरनेशनल यूज़र्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी कैनेडियन कैश लेके जाइए एंड आपकी फ़्लाइट टिकट्स ये किसी एजेंट से करवा सकते हैं या तो आप खुद भी करवा सकते हैं। उसमें ट्रांजिट वीज़ा चेक कर लीजिए और बैगेजेस कितने अलाउड है, क्योंकि स्टूडेंट है तो आपको 2 बैगेजेस 23 kg की तो मिनिमम चाहिए। एंड उसके बाद ले ओवर कितना है एंड सबसे लोवेस्ट कॉस्ट क्या पड़ रही है, सब कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट फ़्लाइट कीजिए। जितनी जल्दी करें उतना बेस्ट है, क्योंकि आपको टिकट्स कम रेट पे मिलेंगी। मेरे केस में 2 बार मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है जस्ट बिकॉज आई गेस पोलैंड में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं एंड मेरी लॉट पॉलिश फ़्लाइट थी, 2 बार कैंसिल हो चुकी है एंड फाइनली आज मेरी फ़्लाइट कंफर्म हो गई है फ्रॉम एयर इंडिया, जिसका डायरेक्ट दिल्ली टू वैंकूवर है एंड उसके बाद एडमिंटन। सो आज ही जस्ट आई गेस हाफ एन आवर पहले मेरे फादर ने कंफर्मेशन दी है एंड ठीक ठाक अपने बजट में हो गई है। 1 to 2 lakhs आप मान के चलिए कि इसने इतने में टिकट हो गया। अगर आप एंड मोमेंट्स पे करवा रहे हैं, अगर आपने पहले करवा रखे तो आपको मे बी कुछ कम पड़ जाए मे बी। फिर अपनी पैकिंग करिए। अपनी पैकिंग में आप कैसे करवा सकते हैं, वैक्यूम बैग्स मंगवा सकते हैं। वैक्यूम बैग्स आपके वेट को तो कम नहीं करेगा बट हाँ स्पेस आपकी बढ़ा देगा। सो वैक्यूम बैग्स मंगवा सकते हैं एंड कुकर, जो मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया है कि कुकर तो लाना ही लाना है, क्योंकि वहाँ पे मे बी उस लेवल का हमें कुकर नहीं मिलता है एंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बाकी सारे आपको बर्तन वहाँ मिल जाएंगे बट स्टिल मैं लेके जा रही हूँ। और आपकी पैकिंग में जैकेट्स वगैरह लेके जा सकते हैं बट मैं थोड़ी गर्मी में जा रही हूँ तो इसीलिए मैं वहीं जाके प्रेफर करूँगी। उसके बाद स्नो बूट्स हैं, आपकी सॉक्स हैं, कैप है, आपके बैग्स हैं, पर्सेस हैं और आपका मसाले वगैरह, दाल वगैरह जो लेके जाना है लेके जाइए। जस्ट मेक श्योर कि आपकी एयरलाइंस कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अलाउ नहीं करती है वो मत लेके जाइए। एंड आप डिजी यात्रा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। डिजी यात्रा पे आप अपनी बोर्डिंग पासेस डाल सकते हैं एंड वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। वेल मेरा भी फ़र्स्ट टाइम है सो मैंने जस्ट सुना है कि आपको ज़्यादा रश में नहीं जाना पड़ता, ज़्यादा क्राउड में नहीं जाना पड़ता। सो आई विल गिव इट अ ट्राई डिजी यात्रा। उसमें आपको अपने बोर्डिंग पासेस अपलोड करने होते हैं एंड उसके बाद से आई गेस एक QR आ जाता है और उसके संग हम लोग अलग लाइन में, डिजी यात्रा की कुछ अलग लाइन है उसमें जा सकते हैं। उसके बाद से और क्या है, पैकिंग में मसाले हो गए, आपके यूटेंसिल्स हो गए। पैकिंग के लिए आपको पाउचेस वगैरह शैम्पू के चाहिए होंगे एंड जो भी आपके पर्सनल यूजेस के आइटम्स हैं वो सब पैक कर लीजिए अपने कैबिन बैग में, बिकॉज उसका वेट लिमिट थोड़ी कम होती है तो थोड़ा कम ही सामान रखिए। मे बी लैपटॉप रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रखिए, आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी वहाँ नीडेड है। अभी तक जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके वीज़ा चेकलिस्ट में डलते हैं, आपके वीज़ा के टाइम डलते हैं, वही सारे आपको कलर्ड प्रिंट लेके जाने होते हैं। एंड मैं तो स्पायरल बाइंड करवाने वाली थी बट अभी थोड़े टाइम पहले मुझे पता लगा है कि स्पायरल बाइंड नहीं करवानी है। जस्ट एक फ़ोल्डर में आपको उसे लेके जाना है, उसे अच्छे से लेबलिंग दे दीजिए ताकि अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आपको डॉक्यूमेंट दिखाने को बोले तो यू आर नॉट जस्ट फ्लिपिंग द पेजेस। सो वो चीज़ ध्यान में रखिए। बाकी थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान उसमें रख दीजिए, जैसे कप नूडल्स। आपको अगर आपका ले ओवर बहुत ज़्यादा है तो आप कॉस्ट के चक्कर में मे बी ना खा पाएँ या फिर ड्यू टू करेंसी चेंज में भी आप ना खा पाएँ। सो एटलीस्ट कोई भी आपको वार्म वाटर तो दे देगा। सो वो चीज़ें रखिए। अपने चिप्स वगैरह आप रख सकते हैं मे बी।
एंड दैट्स ऑल। आप वहाँ जाकर अपना अकोमोडेशन देखिए। आईडीपी ने मुझे कसीता सजेस्ट किया था, एंड अपनी सिम यहीं से लेके जाइएगा। मैंने बेल की सिम ली है, उसकी एक्टिवेशन 48 आवर्स पहले इंडिया से ही हो जाती है, एंड यहाँ पे अमेजिंग प्लान्स मिलते हैं। वो प्लान्स अगर आप सेम सिम वहाँ जाके ले रहे हैं तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकती है, तो इससे अच्छा आप यहीं लेके जाइए, आपको रीज़नेबल कॉस्ट पे मिलेगी। मतलब सिम लेने के तो कोई चार्जेस नहीं है, बट हाँ उसके जस्ट प्लान के हैं। प्लस आपको वो लोग डिस्काउंट्स देते हैं, आपको वाउचर्स भी कभी कभी प्रोवाइड हो जाते हैं, डिपेंड्स ऑन योर लक। एंड वहाँ जाके अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए। अपना अकोमोडेशन कसीता के थ्रू कर सकते हैं, बट कसीता बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, सो मेक श्योर कि अकोमोडेशन आप शेयरिंग में देखिए, या फिर यहीं से फ्रेंड सर्कल ग्रुप वगैरह बना के चलिए और वहाँ जाके, ताकि आपको दिक्कत ना आए। मेरी यूनिवर्सिटी $25 का डिस्काउंट ऑन दी कैब्स भी देती है। अपनी यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन में रखिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज वाले ही दे देंगे। मेरी यूनिवर्सिटी ने बेसिकली बहुत सारे वेबिनार्स रखे हैं फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एंड डॉक्यूमेंट्स के बाद अपना स्टार्टिंग में ही स्पायरल मत कर लेना। आपकी पासपोर्ट, आपका जब पासपोर्ट रिसीव हो जाता है, आपको नेक्स्ट डे या विद इन फ्यू डेज़ आपको LOI रिसीव होता है, विच इज़ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, और POE पोर्ट ऑफ एंट्री। सो ये भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में लेके जाना है। इसी के बेसिस पे आपको स्टडी परमिट या वर्क परमिट मिलेगा वहाँ पे आपके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। वहाँ पे मैंने ICIC का वेबिनार लिया था, और वहाँ पे जाके जब आप वहाँ लैंड हो जाओ तो वहाँ पे आपका SIN नंबर मिल जाता है, विच इज़ सोशल इंश्योरेंस नंबर, जिसके बेसिस पे ही आप वर्क वहाँ कर सकते हैं कनाडा में। तो वो अगर वर्किंग आवर्स में आप पहुँच गए, वेल एंड गुड, आप वहीं पे बनवा सकते हैं अपना SIN नंबर। उसके बाद से वहीं पे एयरपोर्ट पे ही ये SIN नंबर बन जाता है। और बाकी जो आपका GIC अकाउंट है, जो आपको उसकी एक्टिवेशन करवानी है, उसका उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन ही आपका GIC एक्टिवेट हो जाता है व्हेन यू आर इन कनाडा। आपकी जो भी सिम है वो भी कनाडा में ही एक्टिवेट होगी, एंड उसके बेसिस पे आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप पहुंच गए हैं। बाकी यही है स्टेप्स, यही है प्रोसेसेस। आपको आपका जो भी एजेंट है, जो भी काउंसलर, अपने एजेंट्स बहुत रिसर्च करके चूज़ कीजिए, बिकॉज बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं मार्केट में। सो अपने एजेंट्स बहुत सोच समझ के लीजिए, रिसर्च प्रॉपर करके लीजिए। बाकी यही है सारा प्रोसेस, जो भी आपका सिस्टमेटिक वे में चलता है। आपको आपके एजेंट्स, आपके काउंसलर्स, जो भी जिनके भी थ्रू आप करवा रहे हैं, सब वो गाइड कर देंगे। मेरा मोटिव बस ये था कि आपको कहीं भी मिस गाइडेंस ना हो, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्सेस। वेल, थैंक यू सो मच। आप एंड तक आए, आपने पूरी वीडियो देखी, समझी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।